there are two parts in the chapter. The first part is equivalent concept and the second part is redox titration. इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं टर्म का नाम है इक्विवेलेंट मास. टर्म का नाम है इक्विवेलेंट मास which is represented by capital E. ठीक है, कहीं कहीं मैं EM लिख दूंगा, अदरवाइज कैपिटल E भी लिखा होगा तो इक्विवेलेंट मास होगा. ठीक है, स्मॉल E लिखा होगा तो वो दूसरा टर्म होगा, कैपिटल E जो है वो इक्विवेलेंट मास होगा. या तो EM लिखा होगा या तो E लिखा होगा टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट मास. ठीक है, नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास को डिफाइन कैसे करते? तो डिफाइन करने का सबसे पहला तरीका हो गया इज दैट मास ऑफ सब्सटेंस is mass of the substance which combines with 1 gram of हाइड्रोजन. ये वो मास है सब्सटेंस का जो कितने मास से कंबाइन होना चाहिए? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस. आप समझ रहे हो? मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस. ठीक है, मैं इसी को दूसरे टर्म में भी लिख रहा हूं. आइदर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और 11.2 liter of hydrogen gas at STP. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस या फिर 11.2 liter of hydrogen gas at STP. इस चैप्टर की बातों को मैं एकदम क्लियर बताना चाहता हूं. इफ यू आर एमिंग फॉर 130 140, ठीक है, तो आप ये चैप्टर नहीं भी करेंगे तभी भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक दो कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे बस. ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में भी 11th स्टैंडर्ड में. बट इफ यू आर एमिंग फॉर 170 180 तो ये मस्त है. समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने बोला था चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है. क्लियर? मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आपके ऊपर है आपको किस कैटेगरी में रहना है. आया समझ में? सर मैं बिलो 100 हूं तो आपके लिए तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं. समझा मेरा बात? ठीक है, अगर आपका एम है मेरे को 100 ही लाना है, 100 से ज्यादा नहीं लाना है, तब तो बात ही नहीं हो रही है. अगर आपका एम है कि मेरे को 130 140 लाना है तो आप रेडॉक्स टाइट्रेशन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट छोड़ दो, चलेगा. समझा? अगर आपका एम है कि नहीं मेरे को 170 180 जाना ही जाना है कुछ भी करके, तो डेफिनेटली आपको ये सारे चैप्टर समझ में आने चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन माइंड में आया रहेगा जब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसका आंसर यही है, इसलिए बढ़ा रहा हूं. समझा मेरा बात? So what is equivalent mass? Is basically the mass of the substance which combines with 1 gram of hydrogen gas or 11.2 liter of hydrogen gas. अगर मास के टर्म्स में बात हो रही है तो 1 ग्राम, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है तो 11.2 लीटर. ये कैसे आया? What is the molar mass of hydrogen gas? अरे what is the molar mass of hydrogen gas? 2 ना. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1. 2 हाइड्रोजन है ना, कितना हो गया? 2. अगर 2 ग्राम होगा तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी? 22.4 लीटर. क्योंकि पॉइंट क्या है अपने पास? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupies volume of 22.4. If 1 gram of that gas is present, that will occupy. तो इसलिए मैंने बोला either it combines with 1 gram of hydrogen gas or combines with 11.2 liter of. Yes, you got my point. ठीक है. दूसरा मैंने क्या बोला? सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये भी है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस और 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी. ठीक है, what is the molar mass of oxygen gas? 32. 32 gram is 1 mole of the substance, 1 mole of the oxygen gas which occupy volume of at STP. ठीक है, अगर ये 8 ग्राम हो जाएगा मतलब 1/4 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए? 5.6. 22 का आधा 11, 11 का आधा 5.5. नहीं समझा? और
35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, बराबर, या फिर आप इसको लिखोगे 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी। रिलेशन समझ गया होगा शायद। डैश मास ऑफ क्लोरीन गैस possess volume of 22.4 liter, तो 35.5 will possess 11.2 liter। आया समझ में बात? क्लियर है? ठीक है। इससे ये मास कैसे आता है वो समझ लो। अगर मान लो कुछ एग्जांपल में ऐसे डील करता हूं, मैं बोलता हूं हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू गिव यू H2O। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस टू गिव H2O। इसे हाफ ले लो, चलेगा? अरे हाँ या ना? ये कोएफिशिएंट क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो। दिस कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास। मास रिप्रेजेंट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद हाफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ वाटर? नहीं ना। बट मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 mole of combines with to produce 1 mole of, बराबर। 1 mole of हाइड्रोजन गैस का मतलब कितना हो गया? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब कितना हो गया? अगर 2 ग्राम 16 ग्राम से कंबाइन हो रहा है तो 1 ग्राम विल कंबाइन विद, इसलिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की जगह अगला पॉइंट में क्या लिखा था? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आया समझ? अगर मैं हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानता तो ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना कंबाइन होता? बोलो। 8 ग्राम होता। अब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान रहा हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मालूम नहीं है, आप ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन का वो मास जो कितने मास से कंबाइन हो? 1 ग्राम ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है? बराबर। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना मास लगेगा? तो 8 ग्राम क्या हो गया? 8 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। आप समझे मेरी बात? 8 ग्राम क्या हो गया? बोलो। इक्विवेलेंट मास ऑफ, मान लो मैं ऐसे लेता हूं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl टू गिव यू 2HCl। ये रेशियो क्या समझाएगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब कितना ग्राम? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम will combine with dash gram of chlorine 70। तो 2 ग्राम combined with 71, तो whatever mass of chlorine combines with 1 gram of will be called as dash mass of chlorine। 1 ग्राम से कितना कंबाइन हो रहा है? तो 35.5 क्या हो गया? मास ऑफ व्हाट? यू गॉट माय पॉइंट? दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये 8 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, 35.5 ग्राम क्या हुआ? इक्विवेलेंट मास ऑफ। समझ आ रहा है? तो इसलिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? या फिर, बराबर। क्लियर हो रहा है? आया समझ में? किसी और के लिए देखते हैं। सोडियम के लिए बात करते हैं। सोडियम कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस, सोडियम कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस, तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है NaH, क्योंकि सोडियम विल कैरी अ चार्ज ऑफ, तो H क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज ऑलवेज -1 विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स, तो उसका -1 इसका +1। इतना तो समझ गए। ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? फॉर द बैलेंसिंग पर्पस, यस और नो? ठीक है। यू टेल मी कितना मोल सोडियम है? कितना मोल हाइड्रोजन है? 1 मोल सोडियम का मतलब कितना मास होता है? 1 मोल से अगर मास निकालना है तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सोडियम? तो 1 मोल का मास कितना हो गया? हाफ मोल से अगर मास निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाफ इंटू 2, बराबर। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम सोडियम से कंबाइन हो रहा है? 23। मेरा क्वेश्चन है देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हियर? बोलो। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना हो गया? 20। आप समझ रहे बात को मेरे? बोलो हाँ या ना? ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले लो, बहुत ज्यादा तुमने ऑक्सीजन देखा है। मेटल है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है,
It results in formation of what? Metal oxide. Formula for that metal oxide is MgO. Where magnesium carry a charge of, oxygen carry a charge of, बराबर. मोल कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, रेडॉक्स भी यूज हो रहा है. आया समझ में? जैसे उधर मोल कॉन्सेप्ट है वैसे इधर क्या है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. आया समझ में? ठीक है. देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? MgO. For the balancing purpose this should be multiplied by half. So can I say like this, that 1 mole of magnesium combines with the half mole of oxygen gas to give you 1 mole of magnesium oxide. Do you agree with me? Yes. हाँ या ना भाई? Yes. What is the molar mass of magnesium? 24. So 1 mole will be equal to 24. बराबर. हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या हो गया? बराबर. 16 gram combines with 24. So can I say 24 gram is the equivalent mass of magnesium? No. मैंने कितना बताया था? 16 से कंपेयर नहीं करना है, 8 से. Equivalent mass is that mass of the substance which combines with ये तो 16 से कंबाइन हो रहा है ना. 16 से 24 तो 8 से कितना? 12. तो कहने से इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 12 ग्राम. व्हाट यू से? यस और नो? समझा मेरा बात? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव यू अ कंपाउंड कॉल्ड Al2O3. बोलो हाँ यार. ठीक है. ये 2 टाइम्स है, बराबर. तो ये 2 टाइम्स उस हिसाब से 2 हो जाएगा. ये 3 है तो इसे मैं 1.5 भी ले सकता हूँ, इसे मैं 3 भी ले सकता हूँ. चलो मैं 3 ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर हो जाएगा. ठीक है. 3 2 is 6, 2 3 is 6, 2 into 2 बराबर. क्लियर ये बात? कितना मोल एल्यूमिनियम हो गया मेरे पास? 4. कितना मोल ऑक्सीजन है? 3. बराबर. 3 मोल का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय. 4 मोल का मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है मालूम है? 27. तो 4 मोल कितना हो जाएगा? 4 into 27 ग्राम. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन गैस? सीधा सीधा बताओ. 32. तो 3 मोल का क्या हो गया? बराबर. आपको कितनी ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कराना है? आपको हाँ. तो ये कितने के लिए हो गया? ये जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा. कितना आ जाएगा? अरे 108 तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा भाई. ये क्या 8 ग्राम ही है क्या? 27 will be the 9 will be the answer. चलो देखो ये क्या हो गया? x हो गया. x की वैल्यू सॉल्व कर दो. x के लिए क्या हो जाएगा बोलो? 8 into 4 into डिवाइड बाय 3 into बराबर. बराबर. सही है. कितनी वैल्यू आई? तो कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है एल्यूमिनियम से? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 9 ग्राम एल्यूमिनियम से. तो मैं क्या बोलूंगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो गया? 9. क्लियर हो रहा है बात? तो ऐसा मास ढूंढना है आपको जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन हो, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाँ. उसी मास को मैं क्या बुलाऊंगा? शब्द डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है? ठीक है. मान लो जैसे तुम्हें ऐसा दे दिया कि कैल्शियम दे दिया. ठीक है. कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40. कैल्शियम इट्स एटॉमिक मास इज 40. तुम कैल्शियम को रिएक्ट करा लो ऑक्सीजन के साथ. किसके साथ? ऑक्सीजन. और क्या बना लो? कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. अब तुमको पूछा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम. क्या होगा बताओ? 20 is the answer. है? बताओ कैसे? सर ये मल्टीप्लाई बाय हाफ हो गया, बैलेंस हो गया. ये 1 मोल कैल्शियम में मतलब कितना ग्राम? और ये कितना? हाफ मोल ऑक्सीजन है ना. अगर 16 ग्राम 40 से कंबाइन हो रहा है तो 8 ग्राम विल कंबाइन विद. सिंपल सा लॉजिक है. कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन देख लो.
गिव यू CH2 ना, बराबर, रिएक्शन बैलेंस है. दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्राइड, where calcium carry a charge of +2, hydrogen carry a charge of -1. -1 into 2, calcium is +2. Hydride में hydrogen is always -1 whenever it is metal hydride. तो अब मुझे बोलो कितना मोल कैल्शियम कितना मोल हाइड्रोजन? 1 मोल कैल्शियम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. ये कितना होता है मालूम है? और ये कितना होता है? तो 2 के लिए 40, तो 1 के लिए कितना? What is the equivalent mass of calcium? समझा मेरा बात? कैल्शियम कंबाइंस विद क्लोरीन गिव यू CaCl2. रिएक्शन बैलेंस है. कितना मोल कैल्शियम कितना मोल क्लोरीन? 1 मोल कैल्शियम का मास 1 मोल क्लोरीन का मास 71 कंबाइंस विद 35.5 कंबाइंस विद. नहीं समझा? क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो वॉट एवर इज द मास ऑफ सब्सटेंस, वो जो भी मास है वो जितना भी कंबाइन हो रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से, उसी मास को अपन बुलाते हैं इक्विवेलेंट मास. उसी मास को क्या बुलाते हैं? इक्विवेलेंट मास. तो पहला पॉइंट तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, क्या मोलार मास और इक्विवेलेंट मास सेम है या अलग अलग है? अलग. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड का मोलार मास इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाए? हाँ. एलिमेंट का सोडियम का मोलार मास उसका इक्विवेलेंट मास भी, तो ये पॉसिबिलिटी है. क्या सब में सेम होगा? वरना मैं पहली लाइन का आंसर क्यों बोलता था वैसा कि इक्विवेलेंट मास और मोलार मास अलग अलग है? तब तो ये बोलता ना इक्विवेलेंट मास मोलार मास बट वो सेम नहीं है. कभी कभार किसी केसेस में एलिमेंट में कंपाउंड में सेम हो सकता, होगा जरूरी है नहीं. आया समझ में? क्लियर हो रहा है मेरा बात? ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कैसे माना आपने? जो सोचेगा वो ऐसा भी सोचा है कि आपने ये एक्सप्लेन तो कर दिया कि ये 8 क्यू ये 35.5 क्यू, ये 1 क्यों माना आपने? अगर आप थोड़ा सोचोगे दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन भी बनता है ये 1 क्यों माना? तो 1 इसको इसलिए माना, इसकी एक और डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन नंबर 2 इज दैट मास ऑफ सब्सटेंस which deposited after passing 1 Faraday of electricity. बराबर. एक ऐसा सब्सटेंस, मान लो जैसे आपको पता है स्कूल में आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा, किया था या नहीं किया था? कि रेड्यूस सिलेबस का पार्ट था इस बार, जिसमें वो हाइड्रोजन गैस बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड, एनोड करते हैं ना. तो ये सब करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है. ये सब करने के लिए क्या पास किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? चार्ज ना. इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं यानी चार्ज पास कर रहे हैं. चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. Q इज इक्वल टू IT. व्हाट इज द यूनिट फॉर दैट चार्ज? कूलम. कूलम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज. मैं जो बोल रहा हूँ ना फेराडे, वो पप्पा यूनिट ऑफ चार्ज है, कूलम स्मॉलर है. ठीक है, इसी बात से समझ जाओगे कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500. तो 1 फैराडे इज द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, इसलिए तो बोला इट इज पप्पा यूनिट ऑफ चार्ज. और कूलम क्या हुआ? स्मॉलर. तो अपन जो बोलते हैं ना हमेशा कूलम में बोलते हैं ना. तो जब 96500 कूलम पास हो जाए यहां से, कितना? 96500. हाँ, तो समझ जाना कि जो इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रहा है ना, वो 1 ग्राम डिपॉजिट होगा. कितना डिपॉजिट होगा? 1 ग्राम. और उसी से रेफरेंस माना गया और यूनिट को नाम दिया गया उधर फैराडे, और उस जितना मास मिला ना उस मास को नाम दिया गया इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. क्या नाम दिया गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. अगर बातों को रिलेट कर पा रहे हो तो अगले क्वेश्चन का आंसर देना. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस इलेक्ट्रोड पे कौन से किस पे इलेक्ट्रोड पे क्या मिल रहा है वो उतना टेंशन लेने की बात नहीं. इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, तो आपको बताने की आफ्टर पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना मास ऑफ ऑक्सीजन गैस मिला होगा? 8 ग्राम. कितना मास ऑफ क्लोरीन गैस मिलेगा? 35.5. आया समझ में?
तो डिफाइन करने का तरीका समझा क्या हो गया कि इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, is the mass of substance deposited after passing 1 Faraday of electricity. After passing 1 Faraday of electricity. और 1 Faraday of electricity का मतलब क्या हो गया, आपने कितना पास किया 96500 कूलम। कूलम और फैराडे के बीच का फर्क क्या है, दोनों चार्ज की यूनिट है कि अलग अलग यूनिट है, चार्ज की ही यूनिट है, समझा, लेकिन एक स्मॉलर है और एक बड़ा यूनिट है, समझा मेरा बात। जैसे पिकोमीटर मीटर दोनों डिस्टेंस के लिए ही होते हैं, लेंथ के लिए ही होते हैं, बट एक मीटर बड़ा यूनिट है, पिकोमीटर, समझा मेरा बात। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अरे सही समझेंगे, सुनो श्योर, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हो गए इक्विवेलेंट मास को। तो कोई इक्विवेलेंट मास बोले तो क्या बताना है कि कैसे समझ जाना है उसको, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो बोलेगा इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस का वो मास होगा जो इतने ग्राम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन से कंबाइन हो, या फिर इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये वो मास होगा जब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू दैट इन दैट इलेक्ट्रोलिसिस, तो whatever is the mass deposited after passing 1 Faraday of electricity on the electrode will be called as equivalent mass. उसी मास को किस नाम से बुलाते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो दोनों डेफिनेशन बता दी, दोनों यूजफुल है, ये भी यूजफुल है वो भी यूजफुल है, ठीक है। तो ये चीज हो गया इक्विवेलेंट मास के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये तो मैंने क्या बताया कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है ना, अब टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, बराबर, ये डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। अब अगला जो है ना, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो इक्विवेलेंट मास के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था मेरा डेफिनेशन। मैंने शुरुआत कैसे की, डेफिनेशन से डिफाइन किया कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास बेसिकली, कैसे हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब मेरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बट कंपाउंड्स बाकी सब जगह पे कैसे कैलकुलेशन होगी। तो टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, फॉर्मूला है अपने पास, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय द फैक्टर्स, वी कॉल देम n फैक्टर, वी कॉल देम n फैक्टर। अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि whenever the n factor is 1, in that case molar mass will be equivalent to equivalent mass. उस केस में मोलार मास इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। अगर n फैक्टर 1 नहीं है तो उस केस में अलग होगा। इसलिए मैंने बोला ना कि मोलार मास इक्विवेलेंट मास सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अभी जो n फैक्टर है ना, ये हर एक जगह अलग अलग है, अलग अलग तरीके से देखते हैं इसको। ए टर्म, बी टर्म, सी टर्म, ठीक है, एन टर्म और बी टर्म, ठीक है। यो फैक्टर के लिए टर्म यूज करने वाले अपन। एन फैक्टर एक जगह डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी, एन फैक्टर एक जगह डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ बेसिसिटी, एन फैक्टर एक जगह डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, एक जगह ये होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक जगह ये होता है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस, ठीक है। एक जगह कैसे डिफाइन होता है, एसिडिटी के टर्म में, एक जगह डिफाइन होता है, एक जगह डिफाइन होता है, और एक जगह आया समझ में। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना। In case of acid, in case of acid, अब मैं क्या बता रहा हूँ वो समझ लो। मैं आपको सिखा रहा हूँ एसिड में इक्विवेलेंट मास कैसे ढूंढोगे, एसिड के अंदर इक्विवेलेंट मास कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो एसिड के लिए जो फैक्टर होता है ना, एसिड के केस में n फैक्टर होता है बेसिसिटी। एसिड के केस में n फैक्टर क्या होता है, हाँ, एसिड को हम लोग बेसिसिटी के टर्म से डिफाइन करते हैं, बेसिस को हम लोग एसिडिटी के टर्म से डिफाइन करते हैं। बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ
रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कौन से आयन H प्लस की फॉर्म में जा सकते हैं? ओनली दोस हाइड्रोजन विच आर बॉन्डेड विद क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और समटाइम क्लोरीन। ओनली दोस हाइड्रोजन विच आर बॉन्डेड विद क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। बाकी किसी के साथ बॉन्डेड है तो H प्लस की फॉर्म में जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा वो जरूरी नहीं है। तो जैसे देखो मैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन में कैसे डील करता हूँ, ठीक है, कितने H प्लस आयन उसके रिप्लेस किए जा सकते हैं उस हिसाब से बात होगी। जैसे मैं सबसे पहले डील कर रहा हूँ HCl को लेके, एग्जाम्पल में सबसे पहला अपना बात हो रहा है HCl, ठीक है। HCl कैन गिव यू हाउ मेनी H प्लस आयन? तो फॉर HCl द वैलेंसी फैक्टर इज 1। समझ रहे बात को? HCl के केस में आप HCl को कैसे तोड़ोगे बताओ, आप क्या लिखोगे? H प्लस प्लस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसके अंदर n फैक्टर क्या हो गया, तो इसके अंदर n फैक्टर क्या हो गया? 1। तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl? व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ? तो आप क्या बोलोगे? मोलार मास ऑफ HCl डिवाइड बाय फैक्टर। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ HCl? 36.5। व्हाट इज द n फैक्टर? आंसर क्या आ गया? मतलब इसके केस में इक्विवेलेंट मास मोलार मास 6। H2SO4 जब भी टूटेगा तो क्या बनाएगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2. So it can give you how many H plus ion? So in that case n factor will be 2. So what is the equivalent mass of H2SO4? बोलो, what is the molar mass of H2SO4? 98. उसका जो मोलार मास होता है ना 98 होता है, डिवाइड बाय व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? बराबर। तो इसके लिए रिलेशन क्या मिल गया मेरे को? इसके लिए रिलेशन मिल गया कि इक्विवेलेंट मास इज मोलार मास अपॉन 2। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलार मास अपॉन 2। उसका मोलार मास फैक्टर 2 तो 98 बाय 2 समझा बात? चल एक और देखते हैं। अच्छा ये कब करना है? ये डायरेक्ट कब यूज करना है? इफ नो रिएक्शन इज गिवन, इफ नो रिएक्शन इज गिवन, अगर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। कभी कभी वो लोग ऐसा भी करेगा, देखो NaOH प्लस H2SO4 ये भी हो NaHSO4 प्लस H2O। तो समझा क्या हुआ इसमें? ये बेस है, ये एसिड है, एसिड react with base to give salt and water। रिएक्शन बैलेंस है क्या? चेक कर लो जरा। सोडियम 1 सल्फर H 213 बैलेंस है। ये H2SO4 कन्वर्ट किस में हो रहा है? SO4 या HSO4? मतलब ये H2SO4 ने कितने H प्लस आयन रिलीज किए? एक ही किया ना? दोनों कर दिया या एक ही किया? एक ही किया ना? तो इस केस में इसका बैलेंस फैक्टर क्या माना जाएगा? 1, क्योंकि उसने रिएक्शन में एक ही दिया। इसलिए मैंने अगर वहां पे लिखा कि इफ नो रिएक्शन इज गिवन, आप कितना अज्यूम करोगे? मैक्स 2। इफ नो रिएक्शन इज गिवन वी विल अज्यूम मैक्स कितना? 2। समझ रहे बात? तो इधर H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 बोलो क्या हो जाएगा? 98 डिवाइड बाय दैट इज, मतलब आप ये भी बोलना चाहते हो क्या कि इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है कंपाउंड का? हाँ, तो मतलब इक्विवेलेंट मास को बाय हार्ट नहीं किया जा सकता जैसा मोलार मास किया हुआ है। CO2 का मोलार मास आज 500 साल पहले 500 साल के बाद हमेशा 44 ही रहेगा, हाँ या ना? कुछ भी हो जाए चेंज होता? इक्विवेलेंट मास तो तुरंत चेंज हो गया ना। अगर रिएक्शन नहीं दिया तो मैंने कितना मान लिया था? क्योंकि मैक्सिमम 2 दे सकता था ना। रिएक्शन दिया है उसमें एक ही गया तो कितना मान लिया? ये वाला देखो, दिख रहा है? पहले क्या था ये, अब क्या बन गया? कितना रिप्लेस किया? तो इस केस में क्या हुआ? इक्विवेलेंट मास बोलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 अपॉन, समझा?
अरे क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? ये देखो H3PO4 है। अब डायरेक्ट लिखेंगे भाई, इतना सा मगजमारी नहीं, अब डायरेक्ट लिखेंगे सीधा सीधा। H3PO4 है, इट रिएक्ट विद NaOH, it react with NaOH and it produces NaH2PO4 plus water. Tell me what's the equivalent mass of H3PO4? क्या हो जाएगा? आप मुझे मोलार मास अपॉन के टर्म्स में बता सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आप मोलार मास कैलकुलेट करने को 2 मिनट ले लोगे। मोलार मास अपॉन Q1। सर देखो H3PO4 था ना, उसने एक ही H दिया, 2 H अभी भी है उसके पास। H3PO4 का स्ट्रक्चर सबको आता है ना, उसके पास जो 3 OH होते हैं तीनों रिप्लेस हो सकते हैं। They all are bonded with P डबल बॉन्ड O। ये जो स्ट्रक्चर सिखाया है ना मैंने, ये यूज होते रहेंगे, ठीक है? जिस दिन आंसर नहीं आया उस दिन उतना टाइम दे दूंगा मैं। है समझ में बात? स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा है पहले कि बार बार वो टेंशन नहीं रहे। तो H3PO4 में 3 OH है मेरे पास, गया कितना? तो मैं क्या लिखूं इसके लिए, बोलो इसके लिए क्या बोलूं मैं? कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन, एक और देखो, H3PO4 प्लस NaOH गिव यू Na2H। बैलेंस है नहीं है वो उससे मतलब नहीं, आप जहां पे कंपाउंड है वो फोकस करो। N2HPO4 प्लस H2O। टेल मी अब इस केस में H3PO4 के लिए क्या हो जाएगा, बोलो? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, आया समझ में? अगर मान लो मैं ऐसा दे देता हूं H3PO4 प्लस NaOH गिव्स यू Na3PO4 प्लस H2O, तो उस केस में इक्विवेलेंट मास क्या हो गया उसका? मोलार मास अपॉन। तो इक्विवेलेंट मास इज फिक्स्ड और इक्विवेलेंट मास इज वेरिएबल। मोलार मास इज फिक्स्ड। मोलार मास कैन बी बाय हार्ट। इक्विवेलेंट मास को बाय हार्ट करना पॉसिबल नहीं, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसको ढूंढने आना चाहिए। अगर मान लो उसने सिर्फ ऐसा लिख दिया H3PO4, बराबर, आपको बोला फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास फॉर H3PO4, ऑप्शन दिए हुए, सुनना ध्यान से। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलार मास, खाली m लिख देगा बस, तो समझ में आने वाली बात है। दूसरे में लिख दिया m/2, तीसरे में लिख दिया m/3, चौथे में लिख दिया none of these। क्या मार्क करोगे? क्योंकि if nothing is specified you have to go for maximum, इसलिए H2SO4 में वही चीज पहले समझा दी। कुछ नहीं दिया ना भाई, तो कितना मैक्स रिप्लेस कर सकता है? तो इसलिए 2 ले लिया। इधर कुछ नहीं दिया ना H3PO4 में, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो मैंने कितना ले लिया? अदरवाइज गो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अदरवाइज गो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। आया समझ में? अब यहाँ पे बेसिस का भी सीख लो। इधर NaOH था, आया ना? ये NaOH कितना OH माइनस आयन दे सकता है? एक, मैक्सिमम एक ही है उसके पास। इधर आगे मल्टीप्लाई 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो NaOH के लिए देखना है ना। तो वो जो NaOH है, that one molecule of NaOH can give you how many OH minus ion? It can replace only one OH minus ion. It can give only one OH minus ion. तो NaOH के केस में what will be the equivalent mass? मोलार मास अपॉन 1 हमेशा, जैसे HCl में था। इधर तो 1 ही आएगा ना। अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया 10 HCl प्लस 10 NaOH, तो क्या मोलार मास चेंज हो गया? सॉरी, इक्विवेलेंट मास चेंज हो गया? नहीं, वही रहने वाला, क्योंकि तो एक मॉलिक्यूल के विद रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं ना अपन। आगे 10 लिखा है, 20 लिखा है, 20 50 मोल लिखा है, उससे मेरे को क्या मतलब है? समझा मेरा बात? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ठीक है, फोटो लिंक इसका जल्दी। की पहला टर्म समझा एसिड, दूसरा टर्म है मेरे पास दूसरा बेस है। अब क्या सिखा रहा हूं मैं? अब मैं सिखा रहा हूं बेसिस के केस में कैसे इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्या सिखाया था मैंने? एसिड में कैसे इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करते हैं। अब बेसिस में इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना सीखेंगे। बेस के लिए जो n फैक्टर है, जो वैलेंसी फैक्टर है, वो होता है एसिडिटी, उल्टा डिफाइन होता है, समझा ना? उनको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड,
HCl इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसको एक OH माइनस आयन अगर मिल जाए ना तो अपने आप को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, क्योंकि उसके खुद के पास क्या होता है, एक H+। डाई बेसिक एसिड, H2SO4 इज एन एग्जांपल ऑफ डाइबेसिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसको दो H+ आयंस मिल जाएं, कितने, तो अपने आप को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। ट्राइबेसिक एसिड इज दैट एसिड which combines with 3 OH minus ion। एक दो और एग्जांपल बता देता हूं एसिड की, देखो जैसे मैं ले रहा हूं H3PO3, क्या ले रहा हूं, H3PO3। तो अगर कुछ नहीं दिया तो उसके केस में जो N फैक्टर है ना, that N factor is 2, बोला उसके पास तो 3 H है, उसके पास तो 3 H है ना, फैक्टर 2 ही क्यों बनेगा, उसके पास एक डबल बॉन्ड, ओके, हाँ फॉस्फोरस एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, बच गए, वरना आज ही 5 बार देने वाला था। ये स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है H3PO2 का, P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड, तो मैंने क्या बताया था, रिप्लेसेबल H+ आयन वही होंगे जो या तो फ्लोरीन को बॉन्डेड हो, ऑक्सीजन को बॉन्डेड हो, नाइट्रोजन को बॉन्डेड हो, क्लोरीन को बॉन्डेड हो, तो ऐसे तो इसमें दो ही है ना। अगर याद होगा तो वहां पे ऐसा लिखा होगा, दिस आर द आयोनाइजेबल H, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल H, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसा रिएक्शन लिखता हूं कि H3PO3 है which react with NaOH and this H3PO3 with NaOH result in formation of NaH2PO3 along with water molecule। So in this case, what is the equivalent mass of H3PO3? क्या बोलेंगे, बोलो, equivalent mass of H3PO3 will be molar mass upon 1। Why? उसने एक ही H रिलीज किया ना, 3 था ना, जाता 2 ही है बट अभी तो एक गया ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, H3PO3 plus 2 NaOH give you Na2HPO3 along with H2O। So in that case will equivalent mass will be what, molar mass upon आया बात समझ में। यहाँ पे जहां कहीं भी मैंने इक्विवेलेंट मास लिखा है मैंने एसिड के लिए ही लिखा है, ठीक है। H3PO2 का क्या बोलना है सर, इसका टेंशन नहीं है, इसमें N फैक्टर विल बी ऑलवेज, सो फॉर H3PO2 H3PO2 दैट N फैक्टर इज 1। कैसे बताओ, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, these two are, this one is, तो ये कहीं भी वो एक H+ दे सकते हैं, तो इसके केस में तो ये रूल तो हमेशा होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। सेकंड में डिफाइन कर रहा हूं नाउ बेसिसिटी, नाउ द टर्म इज डिफाइंड फॉर द बेसिसिटी। सारा आ रहा है समझ में, वो परसों के दिन आपको बायो के सर को क्या बोले थे, केमिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आता अजीत सर क्या बताते थे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, मैं तो बात ही नहीं की, तुमने गलत सुना है। मेरे को लगा बोले नहीं मैं नहीं की सर, तो किसी और को फंसा देंगे अपन, वो तो बोले सारा थी, बोले सारा बोल रही थी कि अजीत सर क्या बता रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पूछना पड़ेगा कौन से वाली सारा थी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको, पीसीएम वाली सारा तो नहीं थी। नडफ कौन है, नडफ नडफ, हाँ आप ही है ना, तो आपका ही नाम लिए पक्का, क्या पता बाबा कौन झूठ बोल रहा है। देखो बेसिस के केस में कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिस में जो N फैक्टर है उसका नाम है एसिडिटी, उसका नाम क्या है एसिडिटी, बराबर इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज, इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज। अब थोड़ा समझदार हो गए तो उसको ऐसे भी सोच सकते हैं, नंबर ऑफ H+ आयन गेन, नंबर ऑफ H+ आयन गेन, दोनों टर्म में बोल सकते हो तुम,
तो इसके एन फैक्टर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? देखो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन और नंबर ऑफ H प्लस आयन गेन। व्हाट डू गाइस से, यस और नो? दोनों चीजें हो सकती है ना, हाँ या ना? अमोनिया पता है आपको? अमोनिया का नेचर क्या है, एसिड है क्या बेसिक? बेसिक। लेकिन अमोनिया के पास कोई OH नहीं है ना, क्यों OH रिलीज करे? तो अमोनिया H प्लस गेन करता है। इतना तो समझते हैं ना भाई, हाँ या ना? जोपले हाँ ना? इसमें किसको मालूम पड़ता है वीडियो में किसका नाम जोपले है? कितने टाइम बंद कर दे, मैं एडिट करवा दूंगा, चालू कर दे भाई। थोड़ी बोल रहा हूँ किसी को कि जोपले को आने का नाम लिया मैं कभी, तो फिर देखो नंबर 1, अभी जैसे आप बात कर लो NaOH का, किसका बात कर लो? NaOH। NaOH can give you how many OH minus ion? Tell me. Na plus plus। तो उसकी केस में एकदम सॉर्टेड है भाई कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास। समझा मेरा बात? जैसे मैं बोलता हूँ BaOH ट्वाइस, तो BaOH ट्वाइस क्या हो जाएगा बोलो? अच्छा एक और बता देता हूँ उसके पहले, जैसे मैं अमोनिया बोल रहा हूँ, तो अमोनिया OH माइनस नहीं दे सकता, बट अमोनिया कैन गेन एंड दैट अमोनिया कंबाइंड विद H प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इन दिस केस आल्सो दैट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास। जैसे मैं लिखता हूँ BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड कैन गिव यू हाउ मेनी OH प्लस आयन? मैक्सिमम कितना दे सकता है? और एक दिया तो एक, मैक्सिमम कितना दे सकता है? 2। कुछ नहीं लिखा है तो मैं क्या बोल दूंगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन। अगर कहीं पे ऐसा दे दिया, मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, बेरियम हाइड्रोक्साइड का ना HCl नहीं, मान लो इसका रिएक्शन मैं ऐसे करा रहा हूं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को मैंने रिएक्ट करा दिया, HCl ले लो चलो, एंड इट गिव्स BaCl2 along with H2। को डिफरेंस समझ रहे हैं? कितना OH रिप्लेस हो गया? कितना OH चला गया? देखो 2 चला गया ना, हाँ है ना? ये क्या था? बेस, ये क्या था? एसिड। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब जिसको ये टेंशन नहीं, इधर 2 HCl आना चाहिए, उसमें मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, हाँ है ना? ठीक है, तो 2 HCl 2 वाटर, वो ठीक है, उतना मेरा फोकस इस पे था ना। क्या उसने दोनों OH रिप्लेस किए? बोलो यस और नो? यस। बात खत्म हो गया। फिर मेरे लिए इसका बैलेंस, इसका एन फैक्टर क्या हो गया मेरे लिए? इसका एन फैक्टर मेरे लिए 2 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया मेरे लिए? मोलार मास अपॉन 2। समझ गए? क्लियर हो रहा है पॉइंट? AlOH थ्राइस, टेल मी। हाँ, BOH थ्राइस, टेल मी। अरे 3 OH ना, इधर भी 3 OH, हाँ या ना? ऐसा कुछ नहीं होता, these are the Lewis acids। BOH थ्राइस इज H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड नाम है उसका, है समझ में? वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? लुईस एसिड। इनके पास रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस नहीं है, ठीक है? तो ध्यान देंगे इस बात पे। एसिडिटी और बेसिसिटी, अगला टर्म में किसके लिए अगला कौन सा होगा फैक्टर मेरा? चार्ज। जो चार्ज वाला है ना, चार्ज दैट इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्ट। थर्ड फैक्टर में डिफाइन कर रहा हूं सॉल्ट के लिए, सॉल्ट के केसेस में। तो सॉल्ट के केसेस में एन फैक्टर क्या हो गया मेरा? सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होगा उनका चार्ज। चार्ज मतलब कैसा बात हो रहा है मालूम है? टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज या तो कैटायन का मान लो या तो अनायन का मान लो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ जाता है ना? ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, NaCl। तो NaCl में चार्ज क्या है बताओ? सोडियम का चार्ज
Cl का चार्ज। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, आप समझ गए मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। मान लो मैंने लिया MgCl2, what is the charge on Mg? What is the charge on Cl? -1. But how many times? 2 Cl है ना, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? बराबर। तो कैटायन एनायन मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया? तो MgCl2 का इक्विवेलेंट मास बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज मोलार मास अपॉन, आप समझ गए मेरी बात को? बोलो यस और नो। AlCl3 इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन, इसे मैंने ले लिया मान लो Na2SO4, what is the charge on sodium? +1 सोडियम पूछा जाए तो +1 बताएं, टोटल चार्ज पूछा जाए तो +1 × 2 +2। सल्फेट का चार्ज क्या होता है? -2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइड बाय, समझ आ रहा है बात? MgSO4, what is the equivalent mass of MgSO4? Molar mass divided by Al2SO4 3 times. In that case, equivalent mass is what? Molar mass. What is the charge on aluminium? +3 × 2 तो ये क्या हो जाएगा? मोलार मास डिवाइड बाय 6। नहीं समझा मेरा बात? क्लियर हो रहा है? अगला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफाइन कर रहा हूं, ये बेसिकली मैं डिफाइन करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। ये किसके लिए डिफाइन होता है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए डिफाइन होता है। अभी तक मैंने यहाँ पे जितने भी रिएक्शन लिखे होंगे, जैसे ये रिएक्शन, ठीक है, और ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन, इधर ये जितने भी रिएक्शन लिखे, दिस ऑल आर द एसिड बेस रिएक्शन, दिस आर द नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस। ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, अभी तक रेडॉक्स आया ही नहीं था, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आया था। वो सारी रिएक्शन जो है ना, सब नॉन रेडॉक्स है। ये क्या है? नॉन रेडॉक्स। ये भी क्या है? ये भी क्या है? बेरियम क्या होता है? +2, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है। क्लोरीन क्या होता है? -1, इधर भी -1 ही है, वो इधर OH है, इधर भी OH है, H+1 है, उधर भी H+1 है। मतलब अभी तक ये जितनी भी बातें थी, ये सब क्या थी? नॉन रेडॉक्स की बातें थी। अब मेन आया कौन? रेडॉक्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आया समझ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ाने के पहले ना मैं जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उसको पहले पढ़ा देता हूँ। नंबर 4 पे ना मैं ये पढ़ा देता हूँ तुमको। आखिरी में क्या था? वैलेंसी था ना। वैलेंसी नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होता है, मेटल नॉन मेटल के लिए। उसमें भी ज्यादातर ये जो होता है ना, इसमें n फैक्टर क्या है? एलिमेंट के लिए n फैक्टर होता है उनकी वैलेंसी। क्या होता है? उनकी वैलेंसी, बराबर। जैसे अगर मैंने बोला कि कोई मोनोवैलेंट मेटल है, तो अगर वो मोनोवैलेंट है तो उसका फैक्टर क्या हो गया? 1। डाइवैलेंट है तो 2, ट्राइवैलेंट है तो फैक्टर क्या हो गया? 3। जैसे अगर मुझे बोला जाए सोडियम, तो सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। सोडियम इज मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट? मोनोवैलेंट। इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू डेवलप अ चार्ज ऑफ +1। तो सोडियम के लिए फैक्टर क्या हो गया? 1। तो फॉर सोडियम n फैक्टर इज इक्वल टू, तो सोडियम के केस में इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, सोडियम का इक्विवेलेंट मास मोलार मास 23, तो इक्विवेलेंट मास भी बहुत देर पहले प्रूव कर दिया था कहीं तो। जैसे मैं मैग्नीशियम लेता हूं, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 ना। ग्रुप नंबर 2 मतलब 2 valence electron can lose 2 electrons, so will carry a charge of yes. So in that case n factor will be equal to, तो मैं क्या लिखूंगा? equivalent mass is equal to molar mass divided by, what is molar mass of magnesium? 24 divided by कितना हो गया?
जैसे मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, तो एल्यूमिनियम के लिए एन फैक्टर क्या मानूंगा, बराबर। तो इक्विवेलेंट मास क्या लिखूंगा मैं, मोलार मास डिवाइड बाय, समझ आ रहा है भाई, मोलार मास डिवाइड बाय। तो एल्यूमिनियम का ये क्या हो गया, 27 होता है मोलार मास। मोलार मास मतलब एटॉमिक मास, वही इन जनरल मोलार मास बोल देते हैं अपन। तो 27 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 9। थोड़ी देर पहले भी यही आया था, सोडियम 23, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम। समझा मेरा बात। अब मैं मेन 5th वाला डिफाइन कर रहा हूं। Number 5, for oxidizing agent and reducing agent. For oxidizing agent and reducing agent, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में बात होगी यहाँ पे। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। इसका एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे देखना है, वो भी समझ लो बात को। इसको ऐसे देखो, एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में उसका जितना एटम होगा उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। ये अब आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में, बट फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला क्या है एन फैक्टर के लिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, ठीक है। देखो सबसे पहला एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं कि मान लो मेरे पास है MnO4 माइनस, KMnO4 बोलते हैं इसे, जिसका आयन है MnO4 माइनस आयन, पर मैग्नेट आयन। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, देखो पर मैग्नेट आयन को मैं एसिडिक मीडियम में ले रहा हूं। कौन से मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, H+ आयन। तो व्हेनेवर पर मैग्नेट आयन इज केप्ट इन एसिडिक मीडियम, जब भी अपन पर मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये जो पर मैग्नेट आयन है ना, इट चेंजेस टू Mn+2। इट चेंजेस टू व्हाट, Mn+2। वो +2 में चेंज हो जाता है। MnO4 माइनस में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn+7, that +7 changes to +7 changes to +7 changes to 7 से अगर 2 बनना होगा तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 5। 7 से 2 बनने के लिए ना, ये बात तो क्लियर है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, Mn के लिए कितना ऑक्सीडेशन में चेंज आ रहा है, 5 का। MnO4 माइनस में Mn है कितना, तो 5 into 1 5। समझा मैंने क्या किया। तो मुझे बोलो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, बोलो इसका एन फैक्टर क्या हो गया। जिसको ज्यादा डिटेल में लिखना है वैसे भी लिख सकता है, 5 into 1 क्या हो गया, 5। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 इज इक्वल टू इट्स मोलार मास डिवाइड बाय 5। आप कहां से कहां देख रहे हो, MnO4 माइनस से Mn+2, और हम लोग कैलकुलेट किसका मास कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास MnO4 माइनस। समझा मेरा बात। If it is kept in basic medium, if it is kept in basic medium, तो बेसिक का मतलब क्या रिप्रेजेंट होगा, तो ऐसे केसेस में दैट MnO4 माइनस चेंजेस टू MnO2। सर ये इसमें चेंज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि इस मीडियम में MnO4 माइनस यहाँ पे चेंज होता है। आप समझे मेरी बात। इधर MnO4 माइनस में Mn किस में है, and in MnO2 that Mn is found in +7 से +4 कितने का चेंज आया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू Mn कितने एटम है उधर, 1। तो व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर दैट, 3। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू व्हाट, मोलार मास अपॉन। इफ द मीडियम इज
slightly alkaline or neutral. So in that case, अरे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये एक्चुअली ये स्लाइटली अल्कलाइन और न्यूट्रल का है। ये जो चेंज है ना, ये स्लाइटली अल्कलाइन और न्यूट्रल का है, और यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बेसिक का। बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो उस केस में जो MnO4 माइनस है वो चेंज होता है MnO4 माइनस 2 में। MnO4 माइनस जो किसमें चेंज होता है? MnO4 माइनस 2। This is slightly alkaline or neutral. This is strong alkaline, strong basic medium. Your Mn is found in इधर Mn किस में है? +6 में। चेक कर लो तुम। 7 से 6 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा? बराबर 1 होगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एक ही Mn है ना, तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? मोलार मास अपॉन 1। तो इसको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए अपन बोलते हैं बैन। क्या बोलते हैं? बैन। क्या बोलते हैं? बैन। बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। न्यूट्रल में चेंज कितने का दिखा? फैक्टर कितने का दिखा? 3 का। एसिडिक में फैक्टर कितने का दिखा? बेसिक में फैक्टर कितने का दिखा? आया समझ में? क्लियर हो रहा है बात? एक और देखो, Cr2O7 माइनस 2 है। क्या है मेरे पास? Cr2O7 माइनस 2, और मैं इसको ले रहा हूं एसिडिक मीडियम में। कौन सा मीडियम में? एसिडिक। ठीक है। So whenever dichromate ion is present in acidic medium, it changes to Cr+3 ion. The dichromate ion it changes to Cr+3 ion. ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्यों इस फॉर्मूले को मैंने ऐसा लिखा है। अगर आप समझदार होंगे तो शायद समझ भी गए रहेंगे कि ये नंबर ऑफ एटम वाला पॉइंट क्यों आया उधर। इधर क्रोमियम कितने में होगा? +6 में। इधर क्रोमियम कितने में? +6 से +3 कितने का चेंज हो रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज, ऐसा क्रोमियम है कितना उस मॉलिक्यूल में? तो 3 × 2 6। तो मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइड बाय 6। मोलार मास डिवाइड बाय 6। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। फोटो लेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, सॉल्व करेंगे। जगह छोड़ दे अपने हिसाब से 3-4 रीड में। एक और बता देता हूं, देखो SO2 है, SO4 माइनस 2 में चेंज हो रहा है। SO2 है और SO4 माइनस 2 में चेंज हो रहा है। वैलेंसी फैक्टर ना सबके लिए अलग अलग होता है। SO2 का अलग हो सकता है, SO2 और SO4 माइनस 2 का भी अलग हो सकता है। जैसे मैंने तुमको तभी क्या पूछा था, तुम वैलेंसी फैक्टर किसका निकाल रहे हो? MnO4 माइनस का या Mn+2 का? MnO4 माइनस का। वो सेम आ जाए वो अलग बात है, बट मैं बोल रहा हूँ ना दोनों तरफ अलग अलग होगा। तो वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड सेपरेटली। वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड सेपरेटली फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपस में सेम हो ये जरूरी नहीं। मैं अभी फोकस किस पे कर रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए? SO2 पे। ठीक है। इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इधर क्या होगा? अरे थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करने का आ जाना चाहिए तुमको तुरंत। ये +6 हुआ ना भाई, ये कौन हुआ? +4 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस बाय पर एटम, और इसके पास तो एटम भी कितना है? तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? बोलो एन फैक्टर क्या हो गया? तो एन फैक्टर क्या लिखेंगे? 2। इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 क्या हो जाएगा? बोलो मोलार मास अपॉन 2। समझ गए बात? बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो यहां से कॉपी कर।
एक और देख लो, ये वाला देखो, बैलेंसी फैक्टर फॉर C2O4 -2। इस बार मैं इसके लिए भी कैलकुलेट करूंगा, इसके लिए भी कैलकुलेट करूंगा, तो तुमको समझे कि क्या होगा। C2O4 -2 है। लेट्स फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस। -2 × 4 क्या होता है? -8। उस तरफ गया +8, +8 -2 कितना हुआ? +6। तो इधर कार्बन आना चाहिए +3, बराबर है। और ये वाला कार्बन क्या होगा? आप फोकस किस पे कर रहे हो? इसके लिए। +3 से कितने का चेंज आया? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज 1 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम इन दैट मॉलिक्यूल, तो कितना हो गया? 5वें बेंच पे जो फर्स्ट बैठे, क्या नाम है आपका? हाँ, ऐसा लगा शायद आपने ही बोला। नहीं, अरे वो तो अभी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। आखिरी में ऐसा हो जाएगा कि मैंने बोला है। शायद आपने बोला 6 उधर मुनाल। कोई नहीं माना, देखा, कोई मान ही नहीं सकता 6 बोला होगा। देखो +3 से +4 चेंज कितने का है? बोलो, चेंज कितने का है? 1 का। कितने एटम है उसके पास वो चेंज के लिए? 2। तो n फैक्टर क्या हो गया? 2। तो मैं क्या बोलूंगा कि इक्विवेलेंट मास, इस केस में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन। अब मैं CO2 के लिए निकाल के समझा रहा हूं। This is the equivalent mass, this is the valency factor for C2O4 -2. The ion is called oxalate ion. कौन सा आयन? ऑक्सैलेट आयन। नाम वगैरह याद रखें अभी से। दिस इज ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड का 2H+ निकाल देते हैं तो ऑक्सैलेट बनता है। क्या बताया था कि किसी भी एसिड का जब इक उससे H+ निकाल दिया जाए, बराबर, तो उसके इक एसिड की जगह क्या वर्ड आ जाता है? A। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलेट। आया समझ में? मुर्नालिक, सॉरी मैलिक एसिड है बाबा, गलती से स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। मुर्नालिक एसिड नहीं, मैलिक एसिड है। पढ़ा है नहीं ना बुद्धि से ऑर्गेनिक, तो याद नहीं आता। मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड का क्या बनेगा? मैलेट। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरेट। आया समझ में? ये +4 का क्या हुआ? ये +4 का देखो क्या हुआ? +3 ना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितने का है? 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितने का है? 1। ऐसा अंदर एटम कितना है? 1। सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया ना इधर 2, इसलिए 1 आ रहा है। वो 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, और मैंने इधर क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल। पर का मतलब कितना? 2, 5, 1 कितना? तो इसका फैक्टर कितना हो गया? 1। इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? मोलार मास अपॉन 1। समझे मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो ऐसा डिफरेंस आएगा। ये देखो, लेट्स फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस। -2 × 3 -6, उस तरफ जाएगा +6, +6 और -2 +4। 2x इज इक्वल टू +4, तो x इज इक्वल टू, तो मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, और शायद मेरे हिसाब से 2.5 होना चाहिए। 5/2 आता है, 10/4 आता है, 5/2 होता है।
2.5 बराबर। तो 2 से 2.5 हो रहा है ना, मतलब इसका n फैक्टर कैसे हो गया? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितने का है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम 0.5 और कितना 0.5, उसके बाद कितना नंबर ऑफ एटम है? 2, इसके बाद 2 है ना, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? आया समझ में? ये वन समझा कैसा है? 0.5 इंटू 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास। आया समझ में? अब यहाँ से यहाँ देखो, ये क्या है? 2.5 कितने से कम हो रहा है? 0.5 से। 0.5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि उसके पास तो 4 एटम है ना एक मॉलिक्यूल में, तो दोनों अलग अलग हुआ। इसका फैक्टर कितना आया? 1, इसका फैक्टर कितना आया? 2। इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि ये हमेशा अलग अलग डिफाइन होता है। वैलेंसी फैक्टर का जो डेफिनेशन है ना, वो सबके लिए अलग अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। इट इज डिफाइंड सेपरेटली फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए सेपरेटली डिफाइन होगा। ठीक है, आया समझ में बात? क्लियर है? कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखो। अच्छा, एक और देख लो, ऐसा है थोड़े केसेस चेंज कर रहा हूं, ये देखो। लिसन, इधर Fe(C2O4) है ना, इधर बन रहा है Fe+3 + CO2, Fe+3 + CO2। FeC2O4 में अगर आप देखेंगे ना, तो FeC2O4 में दैट Fe is found in, तो +2 चेंजेस टू कितने का डिफरेंस? बराबर। और नंबर ऑफ एटम भी कितना है? तो वैलेंसी फैक्टर फॉर FeC2O4 क्या हो गया? नहीं समझा? इधर गलत हो जाएगा, ये C2O4 का भी देखना पड़ेगा। C2O4 भी तो CO2 में चेंज हो रहा है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? C2O4 भी चेंज हो रहा है। ये Fe+2 का क्या बना बोलो? Fe प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? और ये C2O4 में कार्बन क्या है तुम्हारा? कार्बन +3 था ना, जो इधर क्या बन रहा था? तो +3 चेंजेस टू, क्या ये दोनों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं? जब दोनों ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऐड कर देना है, दोनों ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या करना है? ऐड करना है। इसका वैलेंसी फैक्टर उस हिसाब से कितना हो गया? 1, और इसका वैलेंसी फैक्टर 3 से 4 कितना हुआ? 1। इसके पास कितने कार्बन है? 2, 1 × 2, तो 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा? Therefore, वैलेंसी फैक्टर फॉर FeC2O4 is equal to 1 + 2, that is 3। समझ गए क्या अलग था? ये 1 साल का AFMP का क्वेश्चन था, समझा? क्वेश्चन को भी उसने और कैसा ट्विस्ट किया, सिर्फ वैलेंसी फैक्टर में उसने और कंफ्यूज करा दिया कि Fe भी है और C2O4 भी है। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या हो गया? इसका फैक्टर चेंजेस बाय 1, इसका फैक्टर चेंजेस बाय 1, बट ये हाउ मेनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर FeC2O4 is equal to 3। क्या मैंने ऐसे बोला पूरे रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर है? नहीं, मैंने क्लियर कट बोला वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड सेपरेटली फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं समझा? अरे सो गए क्या? अगला देखो, तो समझा नहीं समझा? ऐसा भी कर सकते हैं सर, अगर मान लो एक ऑक्सीडेशन हुआ या और एक रिडक्शन हुआ, तब ऐड नहीं करेंगे, तो किसी एक ही को देखना होगा, आइदर ऑक्सीडेशन और बोला वो एक जैसा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, रिडॉक्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐड कब करना है? या तो दोनों ऑक्सीडेशन हो या तो दोनों रिडक्शन। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा सब ऐड कर लो, समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना? चलो एक और देख बता दो तुमको। Fe2SO4 थ्राइस ले लिया, and it changes to Fe+2 plus SO2, ओके? ठीक है,
ऑक्सीजन -2 है, उधर भी -2, उसका टेंशन नहीं है. इकडे Fe is found in, and what about sulfur? What about sulfur? सल्फेट आयन क्या होता है? -2 होता है, और सल्फेट आयन में सल्फर क्या होता है? +6. बराबर. इतना सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद तुमको याद हो जाना चाहिए फटाफट एकदम. ये सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत क्लिक होना चाहिए. ठीक है, वो 2 सेकंड भी नहीं जाना चाहिए मेरा खराब एग्जाम के टाइम पे. ये +3 हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? समझा कैसे? ये -2 × 2 -4 होता है, तिकडे गेला तर +4 ना. +3 changes to +6 changes to both oxidize, both reduce, one oxidize, one reduce, other oxidize. ऐड कर लेंगे. 3 से चेंज हो रहा है 2 में, 3 से चेंज हो रहा है 2 में, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना, और ये भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. 3 से 2 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम है, और ऐसा एटम अंदर कितना है? 2. तो 2 into, तो इसका फैक्टर कितना हो गया? 2. अब इसके पास आ जाओ. पहुंच गए इधर. 6 से चेंज हो रहा है 4. कितने से चेंज हो रहा है? 2. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज व्हाट? 2. मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम. कितने उसके पास ऐसे सल्फर? 3 सल्फर है. अरे 3 दिख नहीं था, बाहर मल्टीप्लाई किया है. कितने का चेंज हो गया? 6. तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना लिखोगे? 6. तो टोटल देयरफॉर वैलेंसी फैक्टर फॉर Fe2SO4 थ्राइस कितना हो गया? 8. अरे समझ में. इसका कितना हो गया? 2. इसका कितना हो गया? 6. क्लियर हो रहा है मेरा बात? हाँ है ना. तो इसलिए अपन बोलते हैं कि वैलेंसी फैक्टर ऐसा अलग अलग हो सकता है. समझा नहीं समझा? अगर कहीं पे Fe2SO4 थ्राइस ऐसा सॉल्ट दिया होता, खाली कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये तो मैं कब बता रहा हूं? जब ये एक्ट एज अ व्हाट? आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और. अब ऐसी लाइन में कहीं पे Fe2SO4 थ्राइस लिखा होता सॉल्ट के टर्म्स में, तो तुम क्या करते? उसका टोटल चार्ज ढूंढते. तुम बोलते Fe इज फाउंड इन मल्टीप्लाई बाय 2 ना, तो Fe है. टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना हो गया? तो उस केस में तो फैक्टर 6 हो गया ना. तो मैंने तो पहली चिल्ला के बताया, इक्विवेलेंट मास इज वेरिएबल, वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड सेपरेटली. आया ना? ऐसा बोला क्या जो इधर वैलेंसी फैक्टर आया वही उधर भी आना चाहिए? नहीं, अलग भी हो सकता है. अरे कुछ समझ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? तो इसमें मैंने ऐसा क्यों देखा? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज, वो एक ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो डायरेक्ट एज व्हिच काइंड ऑफ एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो उस तरीके से देखा है मैंने उसको. समझ में आ रहा है? एक और देखो, ये कुछ सॉल्व करके बताओ. Cu2S दिया है, Cu+2 प्लस SO2 बना रहा है.
फोटो तो लिया है पहले वाले जिसमें वो वाला है ना। इसका भी फोटो ले लेंगे। आंसर बताओ इसका। सीयू का क्या किया तुमने पहला? दोनों चेंज हो रहे हैं या कोई एक ही चेंज हो रहा है? दोनों चेंज हो रहे हैं। 4 सबको 4 आया है। सल्फर का क्या लेना है? CU2S CU2S में that sulfur is in -2। ये सल्फाइड है ना। ये +1 हुआ, ये कॉपर +1 है और ये -2 है। ऐसे ही है। तो गलत आया आंसर। लेकिन मोलार मास कुछ भी मोलार मोलार मास से क्या मतलब है तुमको? नहीं मैं फैक्टर पूछ रहा हूँ। बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है? बैलेंस फैक्टर 1 आता है। वापस से करके देखो एक बार। इधर SO2 में सल्फर क्या आया है? एक क्वेश्चन दिया वो भी गलत कर दिया। +1 से +2 चेंज हो रहा है बराबर। +1 से +2 चेंज होगा। कितने से चेंज होगा? और इसके एटम कितने हैं? तो इसका ही फैक्टर 2 हो गया सीधा सीधा बराबर। ये क्या है? क्या चेंज हो रहा है? -2 से +4 कितने का चेंज होता है? 6 का। क्या दोनों इंक्रीज है? वो भी तो देखना है ना। दोनों इंक्रीज है, दोनों डिक्रीज है? दोनों इंक्रीज है। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। तो टोटल क्या आ गया? आया समझ में? फोटो लिया ना ये वाला फोटो लिया। चलो बाय एवरीवन।